नवंबर में जहाँ सिलेबस फिनिश कर देते थे वहाँ पे अब नवंबर में सिर्फ बुक 1 का एग्ज़ाम होगा, सिर्फ बुक 1। तो तुम तो अक्टूबर के बाद वैसे ही नहीं पढ़ोगे, बोलोगे कि 1 मंथ रह गए हैं बोर्ड एग्ज़ाम, तो बोर्ड एग्ज़ाम हो गया अब तो क्या कहा जाए। तो यहाँ तक तो हमें सिर्फ बुक 1 ही फिनिश करना है। फिर भी मैं बुक 2 का एक दो चैप्टर और भी फिनिश कर दूँगा, तो तुम्हारा अक्टूबर तक बुक 1 प्लस 2 चैप्टर ऑफ बुक 2। जैसे ही बुक 2 का स्टार्ट करूँगा ना तो तुम्हारा खोपड़ी बोलने लगेगा, अरे ये तो नहीं आ रहा अभी बोर्ड में, वो तो आगे आएगा, ये तो नहीं आ रहा है बोर्ड में, ये खोपड़ी जो है चलने लग जाएगा। तो तुम इफ़ेक्टिवली मुझे करने नहीं दोगे ये काम। तो यही जब करने हैं तो आराम आराम से कर रहे हैं भाई, आराम आराम से हो रहा है। संडे एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, जो हो रहा है उसको आप पक्का करते चलो, आपके पास एम्पल टाइम है, आराम आराम से करते चलो। फिर हम लोग दिसंबर, जनवरी, फरवरी में हम लोग आराम करते थे थोड़ा कि सिलेबस हो गया, अब तो भाई डाउट और टेस्ट होने हैं, तो अब दिसंबर में पढ़ाने पड़ेंगे, जनवरी पढ़ाने पड़ेंगे और फरवरी भी पढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारा एग्ज़ाम होगा मार्च अप्रैल में। ऐसे करने पड़ जाएंगे लगता है। फिर भी मैं चाहूँगा कि दिसंबर वाला काम हम लोग अक्टूबर में कर लें। मैं तो चाहूँगा, बाकी मेरे और तुम्हारे में लड़ाई होगी, देखा जाएगा। आप बोलोगे नहीं जी छोड़ दो, मैं बोलोगे नहीं कर लो, क्योंकि टर्म 1 और टर्म 2 के बीच में जो गैप है ना वो थोड़ा कम है, वो भी सफिशिएंट है वैसे, क्योंकि बुक 2 में वैसे भी कम टाइम लगता है। बुक 1 अगर हो गया ना तो पहले ज़माने में, पहले 2 साल पहले या अभी भी ये है कि जैसे ही AC तक फिनिश होता है ना, अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर 7, तो खोपड़ी में आ जाता है कि भैया 65% सिलेबस हो गया 12th का, जबकि ये बुक 1 का ऑलमोस्ट लास्ट है। तो बुक 1 मान के चलो 65% है पूरे सिलेबस 12th का, फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। सो चलो कोई बात नहीं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हम लोग आ जाएं तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने देखा ओयस्टर्ड एक्सपेरिमेंट भाई, जो कि ये प्रूव करता है कि एनी करंट कैरिंग वायर इज ए सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा में हम लोगों ने देखा भाई बायोट-सेवर्ट लॉ क्या है, और उसके कुछ एप्लीकेशंस देखे हम लोगों ने, और इसी में हम लोगों के 3 क्लास कम से कम तो इसी में लग गए। बायोट-सेवर्ट लॉ जाने, लॉ तो छोटा सा है भाई, ये करंट कैरिंग एलिमेंट है, अपने लोकेशन से r पोजीशन वाले पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड छोटा सा प्रोड्यूस करता है वो होता है μ0/4π और I × dl क्रॉस r/r³। ठीक है भाई, लॉ तो छोटा सा है, बट इसका जब अप्लाई करते हैं करो इस पे आर्क के लिए, इसके लिए फॉर्मूला बन जाता है, स्ट्रेट वायर के लिए इसके लिए फॉर्मूला बन जाता है sin φ1 + sin φ2, फॉर्मूला बन जाता है भाई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फिर अपने लाइन ऑफ करंट पे कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है ये। फिर हम लोगों ने देखा भाई कि अच्छा किसी ब्रांच में अगर मान लो इस तरह से कोई यूनिफॉर्म लूप हो और इसमें कहीं से आए कहीं चला जाए, तो बस सेंटर पे निकालना हो तो इस वाले पार्ट का और इस वाले पार्ट का तो कम से कम कैंसिल हो जाते हैं, इसका और इसका कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन ये यूनिफॉर्म लूप होना चाहिए ताकि लेंथ के अकॉर्डिंगली यहाँ पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेंथ जैसा होगा वैसा रेसिस्टेंस, वैसे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। जो बड़ा रेसिस्टेंस वाला होगा कम करंट हो जाएगा, जो कम रेसिस्टेंस वाला होगा ज़्यादा करंट हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा करंट होगा लेकिन ये एंगल कम, और यहाँ करंट कम है तो एंगल ज़्यादा, और ओवरऑल इफेक्ट इक्वल एंड अपोजिट फील्ड। इसलिए इसका और इसका काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका आप देखो कितना फील्ड है और इसका देखो कितना फील्ड है, यही देखते थे हम लोग। साथ में हम लोगों ने देखा कि करंट कैरिंग रिंग है तो इसके एक्सिस पे कितना हो जाएगा भाई फील्ड, तो इसके एक्सिस पे x डिस्टेंस पे हम लोग फील्ड निकालते थे, मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई इधर वाले एलिमेंट का निकाला तो कुछ मिला, इधर वाले एलिमेंट का निकाला कुछ मिला। इसमें cos थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाता था, dB sin थीटा को इंटीग्रेट करते थे। ये सब डिटेल हम लोग देख चुके हैं, और जो रिजल्ट आता था वो क्या आता था भाई, तो ये फॉर्मूला के फॉर्म में याद रखने हैं। वैसे भी अब ऑब्जेक्टिव का ज़माना आ रहा है भाई, तो फॉर्मूला याद रखोगे। बैकग्राउंड में तो आप समझ गए कि करंट कैरिंग एलिमेंट है, और एलिमेंट का लेकर के एक dB निकाला, फिर दूसरे एलिमेंट का dB निकाला, इन सब सारे dBs का हम लोगों ने सम किया, तो dB sin थीटा का सम करने की ज़रूरत पड़ती है। तो μ0/4π आ जाता था, और I × 2π कैपिटल R², और इधर होता था R² + x² पावर 3/2। ये बनता था अलोंग द एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड होता था।
along the axis of a ring। ये देखते थे हम लोग, साथ में देखा कि एक अगर ऐसे हो जाए इसका एक्सिस, एक अगर ऐसे हो जाए और एक और अगर ऐसे दिखा दे और इस तरह से इस पॉइंट पे निकालना हो तो क्या करेंगे भाई, तो इस वाले रिंग का निकाल लेंगे B1, इस वाले रिंग का निकालेंगे B2। अब हो सकता है कि इसका करंट का डायरेक्शन वैसा हो कि ये दोनों ऐड हो जाएं, या हो सकता है कि इसका यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाए ऐसे। तो पहले इन दोनों का हिसाब कर लोगे भाई, जो रिजल्ट आएगा B1 B2 का और ये B3 हमारा इधर हो चाहे इधर हो, आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो B1 B2 जो जस्ट अपोजिट है उसका आप निकाल लिया B0, और ये जो निकालेंगे B3 वो B3 डाउनवर्ड हो चाहे अपवर्ड हो, जो भी होगा इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा B0 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर, और ये मिल जाएगा नेट फील्ड। तो इस पे क्वेश्चंस आते हैं भाई। तो ये सब तो हम लोगों ने देख लिया है, बायोट-सवार्ट लॉ एंड इसके एप्लीकेशंस हम लोगों ने देखे, ठीक है भाई। और साथ में देखा हम लोगों की कोई भी करंट कैरिंग वायर होता है इस तरह से, तो इसमें भाई इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड होता है प्रोड्यूस। मैग्नेटिक फील्ड अगर सेंटर पे देखें तो ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड, और इधर देखें तो ये इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड होता है। और इधर भी सिमिलरली इधर से ऐसे ही होंगे। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड अगर एक तरफ से ऐसे है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहे हैं। और हम लोगों ने लास्ट क्लास में एम्पियर्स लूप, एम्पियर्स लॉ शुरू किया था। अच्छा, मैंने ये भी बोला होगा कि थोड़ा सा एनिमेशन देखने पड़ेंगे इस बार। एम्पियर्स लॉ यूज़ कर रहे हैं और इसका एप्लीकेशन देखने हैं। तो चलो कोई बात नहीं है, हम लोग एम्पियर्स लॉ पे थे, यही हो रहा था ना भाई, एप्लीकेशन एम्पियर्स लॉ का, याद है भुवनेश? यस सर। तो एम्पियर्स लॉ पे देखने हैं हम लोग के एप्लीकेशन। भाई जो लोग क्लास मिस करते हैं उनको समझ में तो कम आएगा, नहीं तो आप कवर अप करके रखेंगे तो होगा काम। सृजल, समझ में आना थोड़ा मुश्किल होगा अगर आपने कवर नहीं किया है तो। सर कर लिया है। कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है। तो एम्पियर्स लॉ का एप्लीकेशन नंबर 2, फर्स्ट एप्लीकेशन देखा था ड्यू टू चार्ज वायर। चलो भाई, तो लिखो एप्लीकेशन नंबर 2, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन। नियर ए करंट कैरिंग पाइप मीन्स हॉलो सिलेंडर। इसमें कोई एनिमेशन की ज़रूरत नहीं है, इसमें तो कोई नहीं है, इसके बाद वाले में भी कोई नहीं, इसके बाद सोलेनॉइड टोरॉइड में ज़रूरत है, मैं बताऊंगा, दिखाऊंगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन करने हैं तो सबसे पहले डायग्राम बनाया जाए भाई, एक सिलेंडर का डायग्राम चाहिए। कोई बात नहीं, एक सिलेंडर लेते हैं हम लोग, सिलेंड्रिकल पाइप लेते हैं। चलो ठीक है भाई, इस तरह का मान लो सिलेंड्रिकल पाइप लिया, और समझने के लिए अगर हमें इनलार्ज करना पड़ा तो ये है सिलेंड्रिकल पाइप। इसका एक एक्सिस दिखाएंगे, ये एक्सिस है भाई, तो ये एक्सिस है, ठीक है। और इससे हम लोग निकालना चाहते हैं सर्टेन डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ दिखाना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, मतलब यहाँ निकालना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो देखेंगे कैसे निकलता है भाई। चलो शुरू करते हैं हम लोग। ये है हमारा हॉलो करंट कैरिंग पाइप। तो ये भाई इस तरह से समझो कि ये है ऐसे,
मोटा ज़्यादा ले रखा है, ठीक है। तो ये इस तरह से है कि यहीं से हमारा करंट ऐसे जा रहा है। हॉलो पाइप है तो मटेरियल ही सरकमफ्रेंस पे मटेरियल है, अंदर तो खाली है भाई, अंदर तो एयर है, अंदर एयर है, बस ये सरकमफ्रेंस पे ही तो मटेरियल है, हॉलो पाइप है भाई। तो जब भी इसको हम लोग सेल लगाएंगे, मान लो इस एंड और इस एंड के क्रॉस एक सेल लगाएंगे तो करंट चलेगा भाई। मान लो ये सेल लगाते हो ऐसे करके, ध्यान देना, ऐसे करके अगर हमने सेल लगाया तो करंट ऐसे जाएगा ना, इधर से आएगा करंट और ऐसे जाएगा करंट। तो करंट कैरिंग वायर हो गया, ये वाला हो गया करंट कैरिंग वायर। समझ में आया? अपवर्ड डायरेक्शन में इस सिलिंड्रिकल पाइप से अपवर्ड डायरेक्शन में करंट जा रहा है और ये ऐसे, बोलो क्लियर है? करंट कैरिंग पाइप, सिलेंडर ऐसे लगा दिया, ये सिलेंडर है करंट कैरिंग सिलेंडर, इसमें हमने सेल लगाया और ये इस तरह से इसमें करंट अपवर्ड डायरेक्शन में सेंड करेगा। बोलो ये क्लियर हुआ कि अपवर्ड डायरेक्शन में करंट कैरिंग हॉलो पाइप हो गया? बोलो ठीक है? अरे बोलो भाई पहलवान। अब मैं इसको मिटाना चाह रहा हूँ क्योंकि ये सेल कहीं नहीं बना रहता है, वो मैंने दिखाया कि भाई ऐसे सेल लगाएंगे तो करंट होगा। कोई बनाता नहीं है ऐसे, आपको भी ज़रूरत नहीं है, ये तो बस पीछे से दिखाने के लिए कि हाँ भाई आप ऐसे, आपको दिखाया जाता है कि ये है भाई करंट, इसमें से करंट आई चल रहा है। अब आप बोलेंगे ऐसे क्यों दिखा रहे हैं, ऐसे क्यों नहीं दिखा दिए, मटेरियल तो यही है। तो मटेरियल ऐसे है, अगर है तो इसमें दिखाएंगे तो क्या होगा कि ऐसे दिखाएंगे तो तुम्हें लगेगा कि ये दो वायर है और दोनों में जा रहा है आई करंट। तो वैसे नहीं है, हमें पूरा हॉलो पाइप के थ्रू जो पूरा करंट जा रहा है वो आई है, तो इसलिए ऐसे दिखा रहे हैं कि ये ओवरऑल करंट वो आई है। ये दोनों इंडिविजुअल वायर में नहीं, ये तो सिलेंडर का दोनों वाल है, इसलिए ये दोनों इंडिविजुअल वायर में नहीं है, ये ओवरऑल करंट आई है थ्रू द पाइप। बोलो ठीक है यहाँ तक? चलो अब इसके एक्सिस से आर डिस्टेंस पे हम लोग निकालना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो कोई बात नहीं है, एम्पियर्स लूप लेंगे और काम करेंगे। याद होगा हम लोग जब एम्पियर्स लॉ अप्लाई करना चाहते हैं तो एम्पियर्स लॉ का स्टेटमेंट तो ये है, क्या है भाई ये स्टेटमेंट? तो बी डॉट डी एल लाइन इंटीग्रल थ्रू एनी क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज्ड, म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज्ड, यही एम्पियर्स लॉ है। और इसको जिस क्लोज लूप के लिए अप्लाई करते हैं वो क्लोज लूप को एम्पियर्स लूप बोलते हैं। जैसे गॉसियन सरफेस वैसे ही एम्पियर्स लूप। तो भाई ऐसा एम्पियर्स लूप लिया जाए तो ये करंट ऐसे जा रहा है, करंट तो भाई ऐसे जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जब करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो ऐसे करंट कैरिंग वायर का जो फील्ड होता है वो तो सर्कुलर होता है। ये अगर करंट का डायरेक्शन है, करंट का वायर है या पाइप है, तो इसका फील्ड तो ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ठीक है। इस तरह से इसके फील्ड है। तो भैया आपको एम्पियर्स लूप लेना है और यहाँ का फील्ड इन्वॉल्व करना है इक्वेशन में, ताकि यहाँ का फील्ड कैलकुलेट हो जाए। इक्वेशन में आएगा तभी तो कैलकुलेट होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो हॉलो पाइप है इसके एक्सिस से आर रेडियस का एक सर्कुलर लूप लेंगे। सर्कुलर लूप क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इस करंट कैरिंग हॉलो पाइप का जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी तो ऐसे सर्कुलर है। कोई भी वायर भी होता है तो इसका फील्ड कैसा जनरेट होता है? सर्कुलर ही तो जनरेट होता है इसका फील्ड सराउंडिंग में। वैसे ही पाइप के भी चारों तरफ सर्कुलर फील्ड हैं। इसलिए मैं क्या करूँगा भाई, तो ऐसा ही हम लोग इसमें भी एक एम्पियर्स लूप ले लेंगे, क्योंकि इसके फील्ड भी वैसे ही हैं, चाहे ये हॉलो पाइप हो या हमारा करंट कैरिंग वायर हो, बात एक ही है। तो इस पाइप के थ्रू अब हम लोग निकालना चाहते हैं, पाइप से जो हमारा फील्ड है वो निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है टेंजेंशियल, डीएल का डायरेक्शन भी उधर ही होगा। तो डीएल का डायरेक्शन भी उधर ही है, बी का डायरेक्शन भी उधर ही है। यहाँ पे देखोगे तो इसका प्रोड्यूस्ड फील्ड इधर हमारा ऐसे होगा टेंजेंशियल, तो इसका डीएल भी इधर ही होगा। तो बी जिधर है उधर ही डीएल है। इसका मतलब अगेन यहाँ पे एंगल 0 रहेगा, यहाँ पे भी एंगल थीटा 0 होगा। जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो दोनों के बीच का एंगल सेम है। यहाँ पे देखेंगे तो बी इधर है भैया, तो डीएल भी इधर ही है, यानी कि बी जिधर है उधर ही डीएल है।
तो फिर यहाँ के लिए भी वैसे ही है। तो हर जगह के लिए तो वही हाल है, यहाँ पे भी देखोगे तो वैसे ही है, यहाँ पे भी देखेंगे ऐसे ही है। बी और डी एल सब एक ही डायरेक्शन में है। बी इज अलोंग डी एल डायरेक्शन, सो डॉट प्रोडक्ट लेने में थीटा का वैल्यू 0 रहेगा। तो ये करंट कैरिंग पाइप है, इसका फील्ड यहाँ पे थंब था करंट डायरेक्शन, तो ये कर्ल फिंगर बताता है भाई फील्ड। यहाँ पे फील्ड इधर, यहाँ फील्ड इधर, यहाँ इधर, यहाँ इधर, यहाँ इधर, ऐसे सर्कुलेट कर रहा है। तो सर्कुलेट कर रहा है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सर्कुलेट करता ही हुआ हम लोग भी यहाँ पे बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल करते जाएंगे, और जिधर बी डॉट डी एल कर रहे हो फील्ड भी उधर ही पा रहे हो, तो बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल करते जाओगे भाई, बी डॉट डी एल होता जाएगा, कोई बात नहीं है, बी डॉट डी एल करते जाएंगे। तो जब याद होगा एम्पियर्स लॉ में मैंने बताया था कि जब आप लूपिंग कर रहे हो बी डॉट डी एल, डी एल, डी एल ऐसे ऐसे कर रहे हो, तो लूपिंग सेंस में कर्ल्ड फिंगर तो थंब बताएगा पॉजिटिव करंट का डायरेक्शन, क्योंकि जब हमारा एम्पियर्स लूप में से बहुत सारे करंट आए गए तो इसमें बताया था कि पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सा होता है भाई, तो जिधर हमारा लूपिंग सेंस है उधर कर्ल फिंगर घुमाओ तो थंब बताएगा करंट का डायरेक्शन। अगर ऐसे लूपिंग करते तो भाई इस डायरेक्शन में पॉजिटिव करंट लिए जाते, ऐसे कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन में। तो भाई जिधर फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ये करंट का डायरेक्शन, तो फील्ड हमारा ऐसे प्रोड्यूस होगा। ऊपर से देखें तो एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका फील्ड हमारा ऐसे प्रोड्यूस हो रहा है, तो मैं चलूँगा भी एंटी क्लॉकवाइज, बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल करते जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज ही चले, ताकि इधर ही का करंट पॉजिटिव मिल जाए हमें। तो ऐसा ही हमने एम्पियर्स लूप लिया, अब इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो देखो भाई इसमें क्या था कि तुम्हारा सिर्फ सरफेस जो हॉलो पाइप है, तो सिर्फ यहीं से करंट चल रहा है, यहीं से चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा है, चार्ज का ट्रांसफ़र थ्रू द पाइप, मेटल जो है सरकमफ्रेंस में जो मटेरियल है उसी से जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग निकालना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं, 2-3 केस बनाते हैं इसके लिए। 2-3 केस क्यों बना रहे हैं, क्योंकि भाई आर का वैल्यू अलग अलग हो सकता है। तो देखो भाई केस नंबर 1, जब आर हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल आर हो, दैट इज आउटसाइड द पाइप और ऑन द सरफेस, चाहे तो आउटसाइड द पाइप और ऑन द सरफेस, आउटसाइड और ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर, ये निकालना चाहते हैं। तो यही है अभी का केस, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। ये कैपिटल आर है रेडियस ऑफ द पाइप, रेडियस ऑफ द पाइप कैपिटल आर है। तो ऐसे कंडीशन में भाई बताओ क्या हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में अगर मैं बात करूं तो अप्लाई करते हैं फिर एम्पियर्स लॉ, बी डॉट डी एल करते जाएंगे और म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड पाएंगे। सो बी डॉट डी एल करते जा रहे हैं भाई, यहाँ से यहाँ चलते जाओ, बी का वैल्यू, डी एल का वैल्यू और cos 0 डिग्री इधर वाले के लिए, फिर इधर वाले के लिए, सब के लिए तो वैसे ही होता जा रहा है भाई, सब के लिए वैसे ही होता जा रहा है। तो बी वैल्यू, डी एल वैल्यू, cos 0 डिग्री, हर जगह पे वही हाल होगा। बी वैल्यू, डी एल वैल्यू, cos 0 डिग्री है, बी वैल्यू, डी एल वैल्यू, cos 0 डिग्री, करते करते जहाँ से शुरू किया था वापस वहीं आ गए। चलो भाई इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू करंट इनक्लोज, तो भाई पूरा का पूरा आई, क्योंकि ये एम्पियर्स लूप है, इस एम्पियर्स लूप के अंदर से ही ये पॉजिटिव लेना है और इसके अंदर से ही ये पाइप गया हुआ है पूरा आई करंट लेके, एक ही बार तो गया है, तो वही आई करंट, ये वाला करंट इनक्लोज्ड। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ गए। तो अब देखो कि यहाँ का B का वैल्यू R डिस्टेंस पे अगर 10 है तो यहाँ भी R डिस्टेंस पे 10 होगा, यहाँ भी R पे 10 होगा, यहाँ भी R, क्योंकि सिमेट्रिक है, यहाँ R रेडियस का लूप लिया है। तो भाई यहाँ R पे अगर 10 वैल्यू है तो यहाँ भी R 10 वैल्यू, यहाँ भी R 10 वैल्यू, यहाँ भी R पे 10 वैल्यू। फील्ड का स्ट्रेंथ विल रिमेन सेम, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, स्ट्रेंथ हमारा मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रह रहे हैं, सिर्फ डायरेक्शन बदल रहे हैं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ B, मैग्नीट्यूड ऑफ DL cos 0 डिग्री, तो मैग्नीट्यूड ऑफ B को तो बाहर निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दिया, बचा क्या, DL का वैल्यू, और cos 0 डिग्री हर एलिमेंट के लिए ही cos 0 डिग्री ही रहना है, 1 रहना है, 1 बाहर निकल गया, दिखाई नहीं दे रहा है, इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू करंट। ठीक है भाई, तो यहाँ से हमें मिल गया मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना भाई, तो DL वैल्यू ऐड करेंगे, DL वैल्यू ऐड करेंगे, DL वैल्यू ऐड करते जाएंगे तो क्या मिलेगा, जब DL पूरे क्लोज लूप के लिए ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2
पाई स्मॉल आर सरकमफ्रेंस मिलेगा, क्योंकि यही तो तुम्हारा एम्पियर्स लूप था आर रेडियस का, इसलिए डीएल वैल्यू सम करते जा रहे हैं, डीएल वैल्यू तो टोटल सरकमफ्रेंस 2 पाई आर म्यू नॉट इनटू आई। देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हमें मिल गया भाई, वो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आउटसाइड और ऑन द सरफेस। तो ये आउटसाइड के लिए ये है भाई, ऑन द सरफेस चाहिए अगर तो तुम्हें क्या करने पड़ेंगे, पुट स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर, मतलब ये आर का वैल्यू और कम कर दो, पास चले आओ, और कम कर दो और कम कर दो और कम कर दो, करते करते ये कैपिटल आर पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ तो सरफेस पे पहुँच जाओगे। इसलिए अगर सरफेस पे चाहिए तो हमें मैग्नेटिक फील्ड के लिए स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर रखना पड़ेगा, तो हमें सरफेस पे मिल जाएगा। कितना मिलेगा भाई, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई इंटू कैपिटल आर। ये है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ करंट कैरिंग पाइप ही लिख देता हूँ, करंट कैरिंग पाइप के सरफेस पे मिलेगा तो निकल जाएगा। तो कोई बात नहीं है, ये वैल्यू हमें मिल गया सरफेस पे, ठीक है। तो एक केस तो बन गया भाई आउटसाइड के लिए और ऑन द सरफेस के लिए। अब बात करेंगे हम लोग इनसाइड के लिए। तो यहाँ तक तो क्लियर है, फिर ग्राफ भी प्लॉट करना पड़ेगा। हमें चाहिए बी आर ग्राफ, हमें चाहिए भैया बी आर ग्राफ, ये भी आता है। तो ग्राफ पे भी ऑप्शन बनते हैं। ऑब्जेक्टिव तो एक सब्जेक्टिव में 5 ऑब्जेक्टिव समझो होते हैं, किसी स्टेप में कोई क्यों किया उस पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और जो दूसरा केस है ये वाला केस, अंदर वाला केस, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। तो देखो भाई ग्राफ ये प्लॉट तो करने हैं, तो रेडियस यानी कि एक्सिस से आर डिस्टेंस से आगे, क्योंकि ये पाइप तुम्हारा इतने दूर तक था, ये तो तुम्हारा भाई पाइप था, आर रेडियस का तो पाइप था, तो इतने तक का तो तुमने इसके बाहर का देख लिया। बाहर का देखा कि सरफेस पे जितना आएगा, सरफेस पे कितना आएगा भाई, तो ये आएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई कैपिटल आर। ये जो आया वैल्यू, उससे हमारा ये स्मॉल होता जाएगा। देख रहे हो, B इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जितना ज़्यादा सेपरेशन बढ़ाओगे, बाकी सब हैं कांस्टेंट, तो ये धीरे धीरे वैल्यू अपना डिक्रीज करता जाएगा और फाइनली जाकर के वेरी लार्ज डिस्टेंस पे 0 हो जाएगा। तो B और R का तो ऐसा रिलेशन है भाई बाहर के लिए। अंदर में क्या है मामला वो जानना चाहते हैं, अंदर का मामला जानना चाह रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, अंदर में क्या होगा। तो भाई रिजल्ट ये है कि अंदर में 0 होगा। कैसे 0 होगा वो देखेंगे, कैसे 0 होगा वो देख लेंगे अभी, बट हाँ अंदर 0 होना है, बाहर में ऐसा होना है। तो बाहर वाले के लिए ऐसे दिखा दिया, जो अभी केस देखा R ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल R, इसके लिए देख लिया। और सेंटर पे भी यहाँ पे अब जो देखने जा रहे हैं वो देखेंगे कि अंदर में 0 रहेगा फील्ड, मीन्स फाइनली ग्राफ हमारा ऐसा बनेगा। इधर भी देखोगे तो अंदर 0 ही रहेगा, चाहे आप पाइप के उधर जाओ चाहे इधर जाओ, तो इधर भी अंदर में 0 ही रहेगा और जितना सरफेस पे है ये बन जाएगा। और इसके आगे अगर हम लोग देखें तो ये भी ऐसे डिक्रीज होता हुआ नज़र आएगा। मीन्स ऐसे कई बार दिखाए जाते हैं बुक में भी इस तरह से। तो भाई अंदर में क्या है, तो अंदर में 0 है और बाहर में है, इसलिए ऐसा दिखाया, ग्राफ ऐसा बनेगा। तो ये वाला ऑब्टेन कर चुके हैं हम लोग, अब ये अंदर वाला ऑब्टेन करना है। तो केस नंबर 2 इधर देखने जा रहे हैं, केस 1 राइट हैंड साइड ऑफ द डायग्राम। अब जरा केस 2 देखने जा रहे हैं, तो केस 2 इधर देखते हैं। R लेस देन कैपिटल R, दैट इज इनसाइड द होलो पाइप, इनसाइड द होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं भैया, तो अंदर में निकालना चाहते हो तो निकालो, किसने रोका है। लेकिन करंट तो हमारा भाई सिर्फ सरफेस से ही जाएगा, ओनली सरफेस से जाएगा। तो ठीक है भाई, हम लोग अंदर निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालें भाई।
तो अंदर में हमें नहीं पता कैसा फील्ड है, लेकिन बाहर में पाइप के बाहर जैसा फील्ड होगा भाई, अगर अंदर में फील्ड होगा तो वैसा ही फील्ड होगा, भले ही वैल्यू कम ज़्यादा हो जाए अलग बात है, बट ये जैसे बाहर में फील्ड है वैसे ही अंदर में भी फील्ड होगा। अगर होगा तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि अंदर में हमारा ऐसे फील्ड हो जाए और बाहर में हमारा फिर ये ऐसे हो जाए सर्कुलर। बाहर में तो सर्कुलर हो रहा है, अंदर में ऐसे कैसे हो जाएगा? इसलिए बाहर सर्कुलर तो अंदर भी सर्कुलर, वैल्यू कम ज़्यादा हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग निकालना चाहते हैं अंदर का क्या है मामला, देखते हैं। तो ठीक है भाई, तो ये ज़रा देखा जाए, अंदर में निकालना चाहते हैं तो एक अंदर का पॉइंट ले लेंगे, यहाँ का पॉइंट ले लिया समझो, यहाँ निकालना चाहते हैं स्मॉल आर ये, तो भाई यहाँ पे फील्ड होगा तो सर्कुलर ही होगा, तो सर्कुलर ही होगा तो हम लोग सर्कुलर ही एम्पियर्स लूप भी ले लेंगे। मतलब समझो कि इस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं तो इसका एम्पियर्स लूप लिया, ये लिया हमने एम्पियर्स लूप, तो ये एम्पियर्स लूप ले लिया है भैया, स्मॉल आर रेडियस का लिया है, और इसमें जो लूपिंग करेंगे वो ऐसे ही करेंगे, इधर से जाएंगे, इधर से जाएंगे, इधर से जाएंगे, और यहाँ डॉट 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 है। तो इसके लिए ले रहे हैं, अंदर वाला ले रहे हैं। अब इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ठीक है भाई, क्या करेंगे, बी डॉट डी एल वैसे ही लिखेंगे, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू करंट इनक्लोज्ड, ऐसा काम करेंगे भाई। ठीक है, तो जो भी अंदर में बी होगा वो जब ऐसे है वैसे ही लूप ले रहे हैं, तो फील्ड अगर होगा तो ऐसा ही होगा भाई, सर्कुलर ही होगा, इसलिए cos 0 डिग्री तो बनना ही बनना है। इसलिए b का वैल्यू और dl का वैल्यू एंड cos 0 डिग्री वो तो होना ही है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, और दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज्ड। बताओ भैया करंट इनक्लोज्ड कितना, इस एम्पियर्स लूप के अंदर करंट इनक्लोज्ड कितना, इस एम्पियर्स लूप के अंदर से करंट कितना, यहाँ तो इस एम्पियर्स लूप के अंदर से करंट पूरा का पूरा, यहाँ पे एम्पियर्स लूप के अंदर ये है अपना एम्पियर्स लूप, ये वाला है भैया एम्पियर्स लूप। तो बोलो, बाहर वाले के लिए ये था एम्पियर्स लूप, अंदर वाले के लिए ये है एम्पियर्स लूप। बताओ भाई कितना है करंट इनक्लोज्ड? 0, तो बस 0। अब b का जो भी वैल्यू हुआ होगा वो तो भाई बाई सिमेट्री बाहर निकाल लेंगे, और dl तो ये भी हो जाएगा 2πr, लेकिन अंदर में इनक्लोज्ड ही 0 था, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी वैल्यू में आ गया 0। तो अंदर का कोई भी पॉइंट पे लेंगे, ये स्मॉल आर रेडियस का लिया, अभी थोड़ा बड़ा आर का भी ले लेते, अगर ये वाला भी लेते तब भी उसके लिए 0 ही आता, क्योंकि जो भी करंट पास हो रहे हैं वो तो सरफेस से हो रहे हैं, जो भी करंट पास हो रहे हैं वो तो सब सरफेस से हो रहे हैं भाई। यहाँ करंट है, यहाँ, तो करंट तो इनक्लोज ही नहीं कर रहा। अगर अंदर रहोगे, छोटे रेडियस लिए रहोगे तो अंदर रहोगे तो कोई करंट तुम्हारे एम्पियर्स लूप के अंदर से नहीं जाएंगे। इसलिए एट ऑल पॉइंट इनसाइड द पाइप मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0, इसलिए 0 दिखा देंगे ग्राफ में। बोलो ठीक है, तो ये आप लिख लेंगे, ये आप लिख लें, और इसके हिसाब से ग्राफ हम लोगों ने पहले ही प्लॉट कर रखा है। तो एप्लीकेशन नंबर 2 लिख, सिलेंडर के अंदर हमने ये दिखा रखी वायर्स की है, क्या दिखाया है सर? जो सिलेंडर के अंदर है, जो सिलेंडर के अंदर एक ग्रीन कलर का है वो एक्सिस है, और जो ये पर्पल कलर है वो अपना सिलेंडर का पाइप दिख रहा है। एक एक्सिस तो होगा ना, एक्सिस से ही तो डिस्टेंस मेजर करोगे, सारे डिस्टेंस एक्सिस से। जो सिलेंडर है उसका एक्सिस है ये वाला, बोलो ठीक है। सर जो करंट है वो सिलेंडर के मटेरियल के थ्रू पास हो रहा है। पहला फिर से बोलो। सर जो करंट है वो सिलेंडर के मटेरियल के थ्रू पास हो रहा है ना? हाँ, तो मटेरियल से ही तो जाएगा, कंडक्टर से ही तो करंट जाएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किधर से होंगे? मटेरियल से ही तो होंगे।
तो यहाँ पे देख रहे हो मटेरियल यहाँ यहाँ है, तो यहीं से तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होंगे, इसलिए करंट कंस्टिट्यूट होगा। अब जहाँ कंडक्टर, अंदर में तो एयर है, तो अंदर से थोड़े इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, अंदर थोड़े इलेक्ट्रॉन तो मेटेलिक सरफेस से ही जाएगा ना। तो ये हॉलो जब है तो मटेरियल ही तुम्हारा सिर्फ पाइप में है, सरकमफ्रेंस ऐसे है ना, ये जो होगा ये है हॉलो पाइप, ये मटेरियल है, तो इसी से जाएगा ना करंट, इसी से चार्ज ट्रांसफ़र होंगे, इसी से चार्ज ट्रांसफ़र होंगे। ये पाइप है, इसी से चार्ज ट्रांसफ़र होंगे, बीच में से नहीं ट्रांसफ़र होंगे। इसलिए ऐसा तुम अगर एम्पियर्स लूप लोगे तो उसके अंदर से कोई नहीं जा रहा है, जो भी इसमें करंट इनक्लोज्ड ही जीरो हो गया, इसमें करंट इनक्लोज जीरो हो गया, इसमें करंट इनक्लोज जीरो हो गया। अगर बाहर लिए थे तुम, बाहर लिए थे तो भाई इसके अंदर से तो करंट जा रहा है, तो इसलिए उसका काउंट हुआ था। अभी अंदर लोगे तो कोई भी एम्पियर्स लूप के अंदर से करंट ही नहीं है, जीरो है, तो जो भी है वो बाहर से जा रहे हैं। अब एम्पियर्स लूप ये तुम लिए हो, करंट यहाँ से जा रहा है, 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 इसके अंदर से कोई जा ही नहीं रहा। तो भाई करंट इनक्लोज लेना होता है ना, इसमें करंट इनक्लोज लेना होता है, तो करंट इनक्लोज तो कुछ भी नहीं रहा, इसके अंदर से जाएगा तब न लेंगे, अंदर से जा ही नहीं रहा। बोलो भुवनेश, क्लियर हुआ? यस सर। मतलब ये है, देखो सारे लोग, हमने क्या किया कि अब सॉलिड पाइप है, तो मैं चलो इसको हटा देता हूँ, तुम इधर करो। एप्लीकेशन नंबर 3, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड ड्यू टू सॉलिड करंट कैरिंग सिलेंडर। करंट कैरिंग सिलेंडर तो सॉलिड है, बट इसमें तुम्हें एस्यूम करना है, एस्यूम यूनिफॉर्म करंट डिस्ट्रीब्यूशन, एस्यूम यूनिफॉर्म करंट डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन। मतलब क्रॉस सेक्शन से जो सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, इसके क्रॉस सेक्शन से यूनिफॉर्म एरिया, मतलब एरिया वाइज, ऐसा नहीं कि खाली इधर इधर किनारे किनारे से जा रहा हो, हर तरफ से जा रहा है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन, पूरे क्रॉस सेक्शन में से यूनिफॉर्म रेट से हर तरफ से करंट है, दैट इज चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है। इसके लिए फिर एक्सिस से बाहर के लिए निकालेंगे और फिर इसके अंदर के लिए निकालेंगे। इस तरह से आपको काम करने हैं और मैग्नेटिक फील्ड निकालने हैं। ये सिमिलर टू हॉलो सिलेंडर है, इसलिए आपको खुद करना है। जल्दी से करो भाई, जल्दी से। हाँ बिल्कुल हो जाएगा भाई। K1 R ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल R के लिए वही काम करने हैं, स्मॉल r रेडियस पे ऐसा एम्पियर्स लूप ले लोगे, फिर वही सब कुछ हो वैसा ही, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज करोगे और B का वैल्यू भी आएगा, DL का वैल्यू भी आएगा और cos 0 डिग्री भी होगा, वही सब कुछ है। और म्यू नॉट इंटू बाहर वाले के लिए तो भाई पूरा करंट इनक्लोज्ड, तो पूरा करंट इनक्लोज तुम्हारा I ही रह जाएगा, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सेम रह जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2πr। ये तो भाई सेम है जैसे कि हॉलो पाइप वाला केस था, मतलब जो इधर वाला केस था हमारा सेम रह गया। अभी ये हॉलो पाइप हो या सॉलिड पाइप हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है भाई, करंट तो इनक्लोज हमारा I ही होगा, चाहे हॉलो पाइप के थ्रू I करंट जा रहा हो या पूरे क्रॉस सेक्शन से होकर जा रहा हो सॉलिड पाइप से, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाहर वाले पॉइंट के लिए ये इस एम्पियर्स लूप के अंदर से ही I करंट जा रहा है, चाहे वायर हो, चाहे हॉलो पाइप हो, चाहे सॉलिड पाइप हो, सॉलिड सिलेंडर हो, सब के लिए ये I करंट कैरी करने वाला है और वो एम्पियर्स लूप के अंदर से जा रहा है, इसलिए ये I होगा और उसके हिसाब से ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। सो बाहर के पॉइंट में नो डिफरेंस, सब वही का वही रह जाएगा। बाहर के पॉइंट के लिए कोई डिफरेंस नहीं है, सब वही है। अंदर के पॉइंट में क्या होगा वो देखना है, तो वही सेकंड केस ही मेन है। तो भाई सेकंड केस जल्दी से निकाल लो। अरे इस पूरे पाइप से जा रहा है,
पूरे पाइप से जा रहा है, लेकिन पाइप के रेडियस कैपिटल आर है, हमारा रेडियस तो स्मॉल आर है जो कि इससे बहुत ज़्यादा बड़ा है। पाइप तो समझो मेरा हाथ है, यहाँ से जा रहा है करंट आई और मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे, तो भाई एम्पियर्स लूप तो ये है, एम्पियर्स लूप ये है। अब इसी के अंदर से तो जा रहा है, तो ये जब dl जब ऐड करेंगे वैल्यू तो 2πr ही तो होगा, ये सरकमफ्रेंस 2πr ही तो होगा। इससे क्या मतलब हमें, ये तो हमारा जा रहा है, अंदर से जा रहा है, कैपिटल आर इसका रेडियस है, तो ये तो भाई अपना जा रहा है। तुम्हें तो ये वाला dl ऐड करोगे तो ये 2πr, तो मैं ये वाला चाहिए 2πr, ये वाला तो 2πr ही रहेगा ना, ये तो 2πr ही रहेगा, ये जब dl इंटीग्रेट करेंगे। समझ में आया बात? यस सर। तो वो सब बात करें केस 2, ध्यान देना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इस बार क्या है भाई, सॉलिड पाइप है। सॉलिड पाइप है मतलब पूरे से हमारा पूरे क्रॉस सेक्शन से करंट कैरी हो रहा है, तो पूरे क्रॉस सेक्शन से करंट कैरी हो रहा है, ठीक है भाई, पूरे क्रॉस सेक्शन से करंट आई जा रहा है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन समझो करंट का पूरे क्रॉस सेक्शन से हमारा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि एम्पियर्स लूप ये आर रेडियस का लिया, ये एम्पियर्स लूप ये है इसका एम्पियर्स लूप। तो भाई कुछ करंट एम्पियर्स लूप के अंदर से जा रहे हैं, कुछ करंट एम्पियर्स लूप के बाहर से जा रहे हैं। बोलो, कुछ तो हमारे अंदर से जा रहे हैं और कुछ बाहर से जा रहे हैं। तो अंदर से जो गए वो ये वाले करंट, जो इतने एरिया से जाएंगे वो अंदर वाले, वो एम्पियर्स लूप के अंदर से काउंट होंगे और उसी को हमें देखना है, इसके अंदर वाले को। बोलो ठीक है यहाँ तक? बोलो भाई, हमें तो इस एम्पियर्स लूप के अंदर का देखना है। करंट हमारा पूरे क्रॉस सेक्शन के थ्रू जा रहा है, पूरे क्रॉस सेक्शन से करंट जा रहा है, लेकिन हमें देखना किसका है भाई, तो देखना है इसके अंदर से कितना जा रहा है। इसलिए करंट इनक्लोज्ड में इस बार 0 नहीं आएगा, तो कितना आएगा भाई, तो वो देखेंगे। तो उसको हम लोग निकाल सकते हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन। ये ग्रीन कलर का जो क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, इसके हर पोर्शन से हमारा करंट यानी कि चार्ज जा रहा है, हर पोर्शन से जा रहा है, हर पोर्शन से, बाहर से भी और अंदर से भी जा रहा है। लेकिन हमें अंदर वाला करंट इनक्लोज्ड चाहिए, तो क्या लिखूंगा भाई, तो ऐसे लिखूंगा कि सिंस पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, ये जो टोटल क्रॉस सेक्शन है पाई आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन से जो करंट जा रहा है वो जा रहा है आई करंट। पूरा पाई आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन से जो ओवरऑल करंट जा रहा है वो आई जा रहा है। तो अपने को तो ये स्मॉल आर रेडियस वाले से चाहिए, यानी कि हमें चाहिए पाई इंटू स्मॉल आर रेडियस, स्मॉल आर स्क्वायर, पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, इस वाले एरिया से कितने करंट जा रहे हैं, क्योंकि यही अपना एम्पियर्स लूप है, यही वाला भाई एम्पियर्स लूप है। ये हम लोग बात कर रहे हैं हॉलो की नहीं, सॉलिड की बात कर रहे हैं। देखो भाई ध्यान दो इधर। तो हमने देखा कि कैपिटल पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर से ये आई करंट इनक्लोज्ड है, आई करंट जा रहा है। हमें चाहिए पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर वाले में, तो इससे कितना करंट जाएगा, तो आई डिवाइडेड बाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, इतना होगा तुम्हारा करंट जो कि पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर एरिया से जा रहा होगा, और इसी को बोलेंगे करंट इनक्लोज्ड। मतलब पूरे एरिया से पाई कैपिटल आर स्क्वायर एरिया से जो करंट जा रहा है वो हमारा आई करंट एसोसिएटेड है। तो छोटे से एरिया जो एम्पियर्स लूप का एरिया है, उस एरिया से कितना करंट जा रहा है भाई, तो हमने निकाल लिया, क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, जितना बड़ा एरिया उतना बड़ा। अब मान लो उसका हाफ एरिया से निकालते तो भाई I/2 जाता। अगर पूरे एरिया से आई जा रहा है तो हाफ एरिया से I/2 जाता। तो हमें चाहिए स्मॉल आर रेडियस वाला जो है एम्पियर्स लूप, उसके अंदर से कितना जा रहा है, क्योंकि हम लोग को स्मॉल आर डिस्टेंस पे निकालना है फील्ड। तो स्मॉल आर वो रेडियस वाला लूप लिया एम्पियर्स लूप,
तो उसके अंदर से इतना करंट जा रहा है, तो ये जो करंट का एक्सप्रेशन यहाँ इनक्लोज लिखेंगे वो ये वाला लिखने पड़ेंगे। कितना भाई? तो करंट इनक्लोज आया I इंटू स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर, पाई कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा I इंटू स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। यही इसमें मेन क्लू था, ये निकल गया तो काम खत्म। अब क्या? अब तो भैया है B का वैल्यू बाहर निकाला और dl तो भाई तुम्हें पता ही है 2 पाई r हो जाएगा। dl इसका पूरे सरकमफ्रेंस आ जाएगा एम्पियर्स लूप का, और ये हो गया म्यू नॉट इंटू I स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये मिला है तुम्हें करंट इनक्लोज्ड। तो यहाँ पे देखोगे एक R से एक R शहीद हो जाएगा और पाई इधर नीचे आ जाएगा भाई। तो यहाँ फाइनली जो हमारे पास रिजल्ट आया इनसाइड के लिए वो क्या आया भाई? तो इनसाइड वाले के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो आया म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R स्क्वायर इंटू R, और ये सब है कांस्टेंट, ये सब है कांस्टेंट, इसलिए यहाँ पे B आ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, क्योंकि ये म्यू नॉट कांस्टेंट, I कांस्टेंट, 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर कांस्टेंट, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R आ रहा है। इसलिए इसका जो ग्राफ बनेगा अब, तो तुमने देखा था भाई कि अंदर वाला पॉइंट पे ही तो वेरी कर रहा है सॉलिड और हॉलो, बाहर वाले के लिए कोई वेरिएशन नहीं था, बाहर वाले पॉइंट के लिए कोई वेरिएशन नहीं था, दोनों के सेम ही था। तो इसलिए हॉलो हो या सॉलिड हो, बाहर वाले के लिए नो चेंज। तो ठीक है भाई, अंदर वाले के लिए निकाल लिया हम लोगों ने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, बाहर वाले के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसलिए अब जो हमारे पास बनेगा इसका ग्राफ सॉलिड के लिए वो कैसा बनेगा भाई? तो ऐसा बनेगा ग्राफ। सॉलिड के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R अंदर के लिए, और बाहर के लिए तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, तो बाहर के लिए तो ये वैसा ही बनेगा, बाहर वाले में नो चेंज, बाहर वाले में नो चेंज, बट अंदर वाले में ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इधर भी वैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे एक्सिस से अवे जाओगे जितना R उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, और बाहर में तो भाई ऐसे ही डिक्रीज होने हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो बाहर वाले पॉइंट के लिए कोई डिफरेंस नहीं है। ये हम लोगों ने सॉलिड सिलेंडर के लिए निकाला, ये हम लोगों ने सॉलिड सिलेंडर के लिए निकाला, पूरे सिलेंडर से जा रहा है थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर, हमारा ये करंट I कैरी हो रहा है पूरे क्रॉस सेक्शन से। बाहर के लिए नो चेंज, अंदर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ये ऐसा बना ग्राफ। समझ में आया? तो ग्राफ के कई बुक में दोनों तरफ से दिखाए जाते हैं, कई बुक में एक ही तरफ का दिखाई देगा, इधर का खाली दिखाई देगा, इधर का गैप कर देगा, लेकिन ये दोनों तरफ से जैसे जैसे एक्सिस से अवे जाओगे बढ़ता जाएगा प्रोपोर्शनली। यहाँ देख रहे हो प्रोपोर्शनली आ रहा है, ये है मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट टाइम्स R, तो प्रोपोर्शनली बढ़ता जा रहा है। ये बात अलग है कि बुक में या तुम्हारा ऑब्जेक्टिव ऑप्शन में इधर का नहीं दिखाया जाता, कई बार ग्राफ में तो ज़्यादातर ग्राफ में इधर का पोर्शन दिखाया ही नहीं जाता, जो इधर का हाल है वही उधर का हाल होता है, इसलिए ऐसे दिखा दिया जाता है। ये है पाइप, तो मैंने दिखा दिया तुम्हें पाइप दिखाते हुए कि इधर भी वैसा ही होगा जैसा इधर है। ये बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट है जैसे हमारा हॉलो स्फेयर और सॉलिड स्फेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता था। याद होगा, अगर हमारा हॉलो स्फेयर होता था तो फील्ड होता था अंदर में 0 इलेक्ट्रिक फील्ड और बाहर में ऐसा, और जब सॉलिड ये हमारा स्फेयर होता था जब हमारा ओनली सरफेस पे चार्ज हो तो, और जब अंदर भी चार्ज होता था यानी कि थ्रू आउट द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन होता था चार्ज का, तो याद होगा कि अंदर में फील्ड हमारा इस तरह से होता था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और बाहर में हमारा इस तरह से डिक्रीज होता था। और अंदर में जो फील्ड होता था इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमें तो अभी भी रिजल्ट याद है, ρ/3ε0 इंटू R कांस्टेंट टाइम्स R। अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता था, बाहर वाले में ऐसा होता था। सेम काम यहाँ भी तो हो रहा है, यहाँ भी जब हॉलो पाइप है, जब हमारा हॉलो पाइप है, सिर्फ हमारा इधर इधर से निकल रहा है, चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कैसा आ रहा है भाई? तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आ रहा है कि इधर हमारा 0 और इधर हमारा ऐसे इस तरह का आ रहा है फील्ड, इधर 0 आ रहा है, इधर वाले के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R आ रहा है। और अगर सॉलिड बन जाता है, सॉलिड अगर पाइप है, तो उस तरह से जब हर पूरे से हमारा पूरे सॉलिड पाइप से जा रहा हो तो उस कंडीशन में कैसा मिल रहा है भाई? तो ऐसा मिल रहा है।
इस तरह से मिल रहा है। तो रिजल्ट इज सिमिलर। और यहाँ पे जो हमारा प्रोपोर्शनैलिटी है वो रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट के बदले में मैग्नेटिक फील्ड में वो कितना है भाई प्रोपोर्शनैलिटी, तो प्रोपोर्शनैलिटी है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे जो ये है मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड बाई आर। ये है अंदर वाला फील्ड। बाहर वाला फील्ड तो हमारा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर, ये आउटसाइड और ऑन द सरफेस के लिए है। दोनों यहां पे मीट करेंगे भाई। क्यों मीट करेंगे? तो देखो अगर बाहर से पहुंचते हो सरफेस पे कैपिटल आर पे, तो तुम्हारा फील्ड का वैल्यू देखो कैपिटल आर रख करके निकालोगे तो सरफेस पे तुम्हें मिल जाएगा फील्ड कितना भाई, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। तुम अंदर से भी अगर पहुंचोगे सरफेस पे तो तुम्हें उतना ही फील्ड मिलेगा, सेम वैल्यू, क्योंकि अंदर जाओगे तो सरफेस पे जब पहुंचोगे स्मॉल आर को कैपिटल आर रखोगे, स्मॉल आर को जब कैपिटल आर रखोगे तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर आ जाएगा। तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर उतना ही आएगा। इसलिए ये दोनों मैचिंग कर रहे हैं, इधर से जाएंगे तब भी वहीं पहुंचेंगे, इधर से जाएंगे तब भी वहाँ पहुंचेंगे, इसलिए ये बीच में गैप नहीं आएगा, डिसकंटिन्यूटी नहीं बनेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट विल रिमेन सेम एट पॉइंट स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। सो यहाँ पे कोई कंटिन्यूटी में डिस्टर्ब नहीं है। तो ये मैंने याद दिला दिया भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जिस तरह का रिजल्ट होता था वैसा ही रिजल्ट इधर मैग्नेटिक फील्ड में भी आ रहा है। हॉलो पाइप का देखा हम लोगों ने, सिमिलरली सॉलिड पाइप का देखा। सॉलिड पाइप में जो आया हम लोगों का वो इस तरह का आया भाई। अगर यही हॉलो होता तो सिर्फ सरफेस से चार्ज जाता, सरफेस जाता तो एम्पियर्स लूप के अंदर से कोई भी चार्ज नहीं पहुंच पाता, तो इसलिए जीरो हो गया था। और अभी के केस में क्या हुआ भाई, तो अंदर से भी जा रहा है क्योंकि थ्रू आउट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से पूरा ओवरऑल करंट आई है, इसलिए इसके अंदर से कितना हो गया तो हम लोग ने निकाला यूनिटरी मेथड से कि ये टोटल एरिया जो है वो हमारा आई करंट को कंट्रीब्यूट करा रहा है, कैरी करा रहा है। देयरफॉर ये ओनली पाई आर स्क्वायर टोटल एरिया ये, इसलिए पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर कितना कैरी कराएगा करंट, तो आई डिवाइडेड बाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर इतना, और इसी को बोलेंगे करंट इनक्लोज्ड। पाई कैंसिल हो गया और करंट इनक्लोज का वैल्यू मिल गया आई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो यही वैल्यू हम लोगों ने यूज कर दिया यहाँ पे और हमें मिल गया आंसर। बोलो ये एप्लीकेशन समझ गए कि कोई डाउट है इसमें? क्या कोई डाउट है तो बता दो भाई, क्योंकि अब हम लोगों को देखने हैं सोलेनॉइड एंड टोरॉइड। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है वो सोलेनॉइड टोरॉइड का है। ठीक है, हटाएं इसको। बोलो बोलो भाई पहलवानों, क्लियर है यहां तक? यस सर। दोनों मिक्स करके एम्पियर्स लॉ अप्लाइड टू टोरॉइडल। टोरॉइड इसको हम लोग बोलते हैं टोरॉइड। ये टोरॉइड क्या है तुम्हें देखने से पता लग गया होगा। टोरॉइड का मतलब समझो स्प्रिंग। स्प्रिंग होता है तो स्प्रिंग दो तरह के हैं भाई। अगर ये स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग इस तरह से तो रहता ही है, सबको मालूम है भाई, ये स्प्रिंग तो इस तरह का रहता ही है। ये स्प्रिंग अगर हमारा ऐसे स्ट्रेट है, स्ट्रेट, और इसमें करंट हम लोग पास करा दें तो ये स्प्रिंग होता है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड शॉर्टकट में तुम ये समझ सकते हो करंट कैरिंग स्प्रिंग, इसको हम लोग सोलेनॉइड बोलते हैं। करंट कैरिंग स्प्रिंग, इसमें करंट गया ऐसे लूपिंग कर रहा है, हर लूप में चलते चलते फिर निकल गया, लास्ट में निकल गया, तो ये है सोलेनॉइड। लेकिन ऐसा ही लॉन्ग सोलेनॉइड लें, ऐसा ही लॉन्ग सोलेनॉइड ले लिया हमने, मान लो ये है सोलेनॉइड और इसको हमने ऐसे बेंड करके सर्कुलर बना दें। ध्यान देना, अगर मैं बेंड करके इसी को बेंड करके अगर सर्कुलर बना दूं, ऐसे समझ लो,
यहाँ से आया ऐसे, और ये सोलेनॉइड होता है तो स्ट्रेट रहता है, ये हम लोग ऐसे बना दिया सर्कुलर, ऐसे चला गया, इधर से आया करंट, इधर से निकल गया। तो ये जो बन गया, ये बन गया टोरॉइड, इसको हम लोग बोलते हैं टोरॉइड। ये सोलेनॉइड स्ट्रेट करंट कैरिंग, स्प्रिंग तो रहेगा ही, स्प्रिंग है तो स्ट्रेट है तो सोलेनॉइड है, और अगर ये इसको बेंड कर दिया सर्कुलर फॉर्म में तो ये बन गया टोरॉइड। तो ये तुम्हें टोरॉइड दिख रहा होगा, ये है ना टोरॉइड, दिख रहा है भाई, ये टोरॉइड दिख रहा है क्लियरली, अब बोलता नहीं है। यस सर। अगर स्ट्रेट है, स्प्रिंग में करंट, मेटालिक स्प्रिंग है, उसमें करंट पास करा दें तो ये सोलेनॉइड है, और ये टोरॉइड है, टोरॉइडल सिमेट्री, ये टोरॉइडल है। तो चलो भाई इसको मैं हटा रहा हूँ, तुम्हारा वीडियो तो स्टार्ट हो जाए भाई। अच्छा, तो ये है, देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड, ये जो ग्रीन कलर से दिखाया गया मैग्नेटिक फील्ड, इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है, इस वैल्यू को कैलकुलेट करना। अगर ये एम्पियर्स लूप बन गया तो इसके अंदर से जो भी वायर जाएंगे वो काउंट करना है। इसके अंदर से सारे वायर जा रहे हैं, ये एम्पियर्स लूप बना दिया। देखो एक पर्पल कलर का ले लिया, ये एम्पियर्स लूप बन गया। एम्पियर्स लूप के अंदर से सारे लूप के टर्न जा रहे हैं, सारे लूप के, देखो ऐसे लूप निकला तो अंदर से आया, बाहर वाला को काउंट नहीं करना, अंदर वाले को काउंट करना है, बाहर वाले को काउंट नहीं करना, अंदर वाले को काउंट करना है। चलो ये तो अब ये दूसरा है, ये नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का। जब ये एम्पियर्स लॉ खत्म हो जाएगा तो यही शुरू होगा, मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें मोशन चार्ज का हो रहा है, ये हम लोगों को पढ़ना है कि इसका रेडियस का क्या होगा। ये स्प्रिंग की तरह ही है ना, हेलिकल पाथ है, इसको हम लोग बोलते हैं हेलिकल पाथ। तो इसका पिच निकालना होगा और इसका रेडियस। ये टोरॉइड में हम लोग भी एम्पियर्स लॉ का यूज करेंगे, अभी थोड़ी देर में एम्पियर्स लॉ का यूज करेंगे। और इसमें जो करंट चल रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, करंट इसमें चलता जा रहा है। अब ये लूप ऐसा है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमने एम्पियर्स लूप, ये पर्पल वाला जो दिख रहा है वो एम्पियर्स लूप लिया, B.dl करते जाएंगे। हर लूप का एक बार अंदर से, एम्पियर्स लूप के अंदर से जा रहा, फिर बाहर, फिर नेक्स्ट वाला लूप भी अंदर से गया, फिर बाहर। तो हर लूप का अगर 100 लूप हैं तो 100 लूप 100 बार अंदर से निकले हैं, बाहर वाले को काउंट नहीं करना है, अंदर से 100 बार निकले हैं। और ये मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल, बैक में जा के भी समझना होगा। चलो इसको हम लोग कोशिश करें समझने का। ये देखो क्या है, ये एक समझो लूप, ऐसे ये एक लूप, समझना जरा इसको। मैंने बताया था कि एक लूप अगर हम लोग दिखाएं ऐसे, करंट कैरिंग लूप, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था, इस तरह से था मैग्नेटिक फील्ड। भाई एक लूप का तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकलता है, होता है ऐसा। यही है, अगर इसके बगल में एक और लूप ले लें, ध्यान देना, एक और लूप ले लें ऐसा ही बिल्कुल आइडेंटिकल, उसमें भी करंट वैसे ही चले। जैसे स्प्रिंग है, मान लो स्प्रिंग है 3 लूप का, बस 3 ही लूप का, तो जो इसमें करंट चलेगा ऐसे आएगा, फिर इस वाले में भी ऐसे चलेगा, फिर इस वाले में भी ऐसे चलेगा भाई। तो इस तरह से 3 लूप हो गए ना, एक ही डायरेक्शन में करंट कैरी करने वाला, ऐसे, दूसरे में भी ऐसे, तीसरे में भी ऐसे। तो एक का जब फील्ड यहाँ से निकल रहा हो और दूसरा यहाँ है तो इसका भी तो अपना इंडिविजुअल होगा। ध्यान से समझना भाई, ये तो तुम्हें समझ में आएगा धीरे धीरे। पहले मैं थोड़ा सा तुम्हें इसके बैकग्राउंड में बता दूं। एक करंट कैरिंग लूप का फील्ड जो था वो इस तरह से था, ये बड़ा 3 डायमेंशनल है भाई, समझ पाए तो ठीक है, नहीं तो फंस जाएंगे। सबसे डिफिकल्ट इसी चैप्टर को समझा जाता है। ऐसे यहाँ से फील्ड निकल रहा हो, ऐसे निकल के ऐसे एंटर करता है भाई,
ये इस तरह का करंट कैरिंग लूप है। ऐसा क्यों हो रहा है वो भी आप चाहो तो समझ सकते हो। कैसे समझाएं? चलो भाई, कैसे ये हो रहा है वो भी ज़रा आप समझ सकते हैं। मान लो ये है लूप, ध्यान से समझना, ये हमारा लूप है, करंट कैरिंग लूप। ध्यान देना, अगर ये करंट कैरिंग लूप है तो बिल्कुल यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है, यहाँ ऐसे जा रहा है, यहाँ ऐसे जा रहा है, यहाँ पे ऐसे जा रहा है, ठीक है भाई। अब मैं कहूँ कि इस वाला वायर जो ऐसे चल रहा है, बिल्कुल यहाँ पे वायर पे इसके अगल बगल जो पॉइंट है वहाँ पे कैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा? ऐसे है तो वायर, लेकिन इस वाले वायर के बगल में क्या होगा? तो भाई इस वाले वायर के अगल बगल में ये बिल्कुल इनफाइनाइट वायर की तरह काम करेगा, और ये करंट का डायरेक्शन ऐसे, तो इसका फील्ड ऐसे सर्कुलर करता हुआ जाएगा। मतलब ये वाला, अब यहाँ पे जानना चाहते हो, ये वायर तो ऐसे है, लूप तो ऐसे है, लेकिन बिल्कुल इस वाले वायर के अगल बगल वाले पॉइंट पे देखें तो ये ऐसे घुमा रहा होगा, करंट ऐसे जा रहा है, तो ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ। तो वही चीज़ है यहाँ पे देखो, जब तुम एक्सिस से एक तरफ जाते हो, ये एक्सिस है सिलेंडर, ये हमारा रिंग का सिलेंडर, ये रिंग का हमारा ये एक्सिस है, ये रिंग है करंट कैरिंग रिंग। तो करंट कैरिंग रिंग में जब यहाँ पहुँचते हो तो इसके पास वाले पॉइंट में ये सर्कुलेट करता हुआ मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ से निकल रहा है ऐसे और ऐसे जा रहा है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, बिल्कुल आप इसके सरकमफ्रेंस के पास पहुँच गए। ये वाला तो रिंग था ऐसे, लेकिन इसके सरकमफ्रेंस के पास जब पहुंच जाएंगे तो यहाँ वाले एरिया में ये ऐसे फील्ड निकालेगा और ये ऐसे पहुंच जाएगा इसके अंदर में। यहाँ पे बिल्कुल देख रहे हैं, उस तरह से यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे करंट है, ये इसका फील्ड ऐसे चलेगा, ऐसे निकल के जाएगा। तो यहाँ पे भी फिर वैसे ही, यहाँ पे वैसा ही बन जाएगा। और ध्यान देना, ये अगर है हमारा रिंग, करंट कैरिंग रिंग, तो यहाँ पे तो इसी का इफेक्ट चलेगा, इधर वाले का इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे इसी का इफेक्ट चलेगा और ये सर्कुलेट यहाँ कराता रहेगा। यहाँ पे देखोगे तो इसी का इफेक्ट चलेगा, ये इसके अराउंड में सर्कुलेट करेगा, इसके अराउंड सर्कुलेट करेगा, इसके अराउंड सर्कुलेट करेगा, यहाँ पे इसके अराउंड सर्कुलेट करेगा। इट मीन्स ये जो रिंग है तुम्हारा ऐसे, तो यहाँ पे इसके अराउंड सर्कुलेट कर रहा होगा, यहाँ इसके अराउंड सर्कुलेट कर रहा होगा, यहाँ इसके अराउंड सर्कुलेट कर रहा है, यहाँ इसके अराउंड ऐसे ऐसे सर्कुलेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भाई, अब मैं यहाँ पे चलूँ, यहाँ पे आऊँ तो इधर वाला बोलेगा, ये करंट का जो डायरेक्शन है ऐसे, ये बोलेगा कि भाई तो यहाँ से निकल ऐसे, जैसे अभी सर्कुलेट किया था, अब यहाँ पे आकर के मुझे सर्कुलेट करा ऐसे करके, ये बोलेगा। तो भाई ठीक है, मैं करूँगा ऐसे सर्कुलेट। फिर यहाँ पे ये भी बोलेगा कि तू मेरी तरफ सर्कुलेट कर, तो कर भाई। यहाँ पे इसका ज़्यादा इफेक्ट होगा, ये जो नियर बाई है इसी का इफेक्ट होगा, तो ये वाला इसको सर्कुलेट कराएगा, ये वाला इसको कराएगा। इस तरह से हर तरफ जो है वो अपने अपने तरफ सर्कुलेट करना चाहेगा। लेकिन बीच में जो होगा तो इधर वाला रिंग ये बोलेगा कि भाई यहाँ से निकल के मेरे तरफ आ जाना, तो इधर वाला बोलेगा कि तुम यहाँ से निकल के मेरी तरफ आ जाना। अब जब इसका इफेक्ट यहाँ पे ज़्यादा था तो ये इसको सर्कुलेट कर लेता था, यहाँ इसका इफेक्ट ज़्यादा था, इसको सर्कुलेट करने का कोशिश करता था, लेकिन जब यहाँ आएगा तो इसका अब वीक होने लग जाएगा। उस तरह से इसका भी यहाँ पे तो इसका इफेक्ट ज़्यादा रहता है, लेकिन बीच में जाएंगे तो ये वाला अपनी तरफ बेंड करना चाहेगा, ये वाला अपनी बेंड करना चाहेगा, तो ये वाला बीच वाला क्या करेगा, नहीं भाई दोनों जब इक्वल ही लगा रहे हैं तो मैं स्ट्रेट जाऊंगा, फिर तो मैं स्ट्रेट जाऊंगा, ना इधर जाऊंगा ना उधर जाऊंगा। और यहाँ पे बीच वाले के लिए लड़ाई तो ये भी करेगा, ये बोलेगा मेरी तरफ आ जाओ, ये बोलेगा मेरी तरफ आ जाओ, ये बोलेगा मेरी तरफ आ जाओ। मतलब यहाँ सेंटर पे ये वाला अपनी तरफ ले जाना चाहेगा, ये अपनी तरफ, ये अपनी तरफ, ये अपनी तरफ, ये अपनी तरफ। और रिजल्ट क्या होगा कि सेंटर पे तो सबका इफेक्ट इक्वल है, इसलिए ना तो इधर बेंड होगा ना इधर बेंड होगा, ना इधर बेंड होगा ना इधर बेंड होगा, तो वो स्ट्रेट चला जाएगा, इसलिए वो वाला स्ट्रेट चला जाता है। लेकिन जो इस तरफ वाला होता है वो इधर बेंड करने का टेंडेंसी, जो बिल्कुल इधर होगा वो ये बेंड कर भी जाएगा, जो आसपास वाला होगा, दूर वाला होगा थोड़ा कम बेंड करेगा। उसी तरह से इसका भी चलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, आपने देखा होगा, अगर एक होता है ऑप्टिकल फाइबर, मार्केट में मिलता है, जिसमें एक पॉट, फ्लावर पॉट जैसे होता है, फ्लावर पॉट जैसा रख देता है, दिवाली के टाइम में मिलता है, और उससे बहुत सारे बंच ऑफ वायर्स, जो प्लास्टिक के ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, वो वायर्स ऐसे निकलते हैं, वो वायर्स बंच से ऐसे निकलते हैं, जिसके टिप्स पे लाइट होता है, रेड ग्रीन टिप्स। तो इस तरह से बंच, मतलब समझो कि 100 ऑफ वायर्स ऐसे निकल रहे हैं, कुछ इधर से, कुछ इधर से, कुछ इधर से, ऐसे। तो वैसा ही यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी वैसा ही बनेगा। समझो ये बंच है, यहाँ से फील्ड लाइन निकल रहे हैं, यहाँ वाले तो इधर ही बेंड हो गए, इधर ही बेंड हो गए, लेकिन जो बीच बीच वाले हैं ये ऐसे चल रहे हैं, ऐसे ऐसे। तो भाई
इस तरह के फील्ड निकल रहे हैं और निकल के फिर वापस भी आ रहे हैं। तो ये मैंने 2 डायमेंशनल खाली ऊपर वाला नीचे वाला दिखाया, लेकिन ये 3 डायमेंशनल है भाई हर तरफ से। अब मैं कैसे तुम्हें बताऊं, कोशिश कर रहा हूं। ये बीच वाला जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट चला जाएगा, लेकिन इधर वाला बहुत सारे निकले इधर अपनी तरफ जा रहे हैं, इधर वाले बहुत सारे निकले अपनी तरफ जा रहे हैं, ये बहुत सारे निकले ऐसे निकले, ये ऐसे निकला, ये ऐसे निकला, और ये ऐसे करके फिर नीचे ऐसे लटक नहीं जाएंगे, नीचे से आकर इसमें एंटर करेंगे, ऐसे आएंगे एंटर करेंगे, ऐसे आएंगे एंटर करेंगे, ऐसे आएंगे एंटर करेंगे। अब यहाँ देखो, ये अभी तो एक की ही बात कर रहे हैं अभी, फिर मैं आता हूँ 3 पे। तो ये बात समझ में आया होगा, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा पॉइंट, कि एक करंट कैरिंग रिंग के एक्सिस पे तो स्ट्रेट होता है। क्यों होता है? क्योंकि ना इधर वाला बेंड करा पाता है। एक करंट कैरिंग रिंग है अगर, तो इसके एक्सिस वाला जो बिल्कुल सेंटर से जा रहा है उस पर तो स्ट्रेट रह जाएगा, लेकिन जो इधर वाला पोर्शन होगा वो इधर बेंड कराएगा, इधर वाला जो पोर्शन होगा वो इधर वाले पोर्शन से जो निकलेगा फील्ड लाइन वो इधर बेंड होगा, वो वाला इधर बेंड होगा, ये वाला इधर बेंड होगा, ये वाला इधर। इस तरह 3 डायमेंशनली रहेंगे फील्ड लाइंस। कुछ समझ में आया भाई? बोलो। ये अगर ऐसे है तो फील्ड लाइन ऐसे ऐसे हैं, इधर से ऐसे, जैसे 2 तरफ दिखाया वैसे ही इसके उधर से भी दिखाएंगे। 2 तरफ दिखाया तुम्हें, तो भाई 2 ही तरफ नहीं है, उधर भी है और इधर भी है, 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 इधर से भी निकल रहा है, इधर से भी निकल के जा रहा है, इधर से भी निकल के जा रहा है, इधर से भी निकल के जा रहा है, हर तरफ से है। तो 3 डायमेंशनल, ये समझ गए तुम बात? क्लियर है यहाँ तक? अब इससे ज़्यादा तो मैं कोशिश भी नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, 2 डायमेंशनल में 3 डायमेंशनल का विजन आपको चाहिए। तो एक का मैंने दिखाया, अब दूसरा मान लो, यहाँ पे एक और बनाते हैं दूसरा भी अगर मान लो बनाओ, तो भाई दूसरा का भी वैसा ही फील्ड होगा। अब जब 2 पास लाएंगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, मतलब यहाँ से जो फील्ड लाइन चल रहे थे अब यहाँ एंटर करने वाले हैं, तो इनमें क्या होता है? मॉडिफिकेशन होता है। ये फील्ड लाइन अब निकल नहीं पाएंगे, अब ये दूसरे वाले में एंटर कर जाएंगे। ये जो है ऐसे करके इसमें एंटर कर जाएंगे, ये ऐसे चले जाएंगे, ये वाला, क्योंकि देखो ये अकेले रहता तो ऐसे फील्ड निकल करके इसको आता वापस, लेकिन ये कैप्चर करने वाला, क्योंकि यहाँ से फील्ड जैसे एंटर कर रहा है, यहाँ से निकलने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, यहाँ से निकलने, देखिए एंटर कर रहा है, इधर से निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसी के बगल में एक और ले आओगे तो ये क्या करेगा? यहाँ देखो ध्यान से, ये वाला फील्ड तो ऐसे प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे फील्ड तो ये वाला ऐसे प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन ये वाले का ऐसे चल रहा है, तो ये तो इधर फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो इसका जैसे इधर इफेक्ट है वैसे ही इसका इधर इफेक्ट है, तो दोनों मिलकर के नेट क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल में। तो वही है, इसका अपना इफेक्ट ऐसे, इसका अपना इफेक्ट ऐसे, तो नेट क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल में फील्ड। उसी तरह से यहाँ पे देखोगे तो दोनों का राइट वर्ड है, दोनों राइट वर्ड हो जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे ये ऐसे चाहेगा, ये ऐसे चाहेगा, ऐसे हो जाएंगे। यहाँ पे इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, ये वाला तो चाहेगा ऐसे और ये वाला चाहेगा ऐसे, तो इसका इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा, तो ये ऐसे। मतलब फील्ड जो है वो अब बाहर नहीं निकल पाएगा। बगल में एक लूप रख दिया वैसा ही, तो ये इसके अंदर कन्फाइन हो गया। इसके बगल में एक और रखोगे तो ये जो अभी यहाँ से निकल जाता वो निकल नहीं पाएगा, यहाँ से जो ये निकल जाता वो नहीं निकल पाएगा, वो इसके अंदर ही रह जाएगा। फिर ऐसे ऐसे ये बन जाएगा, ऐसे ये बन जाएगा, इस तरह से। और अगर नज़दीक लाओगे, अगर ये और 3 लूप अगर नज़दीक नियर बाई हो जाएंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये ऑलमोस्ट अंदर ही रह जाएंगे, बाहर में बाद में ऐसे चलेंगे, ये ऐसे चलेंगे, ये ऐसे स्ट्रेट चला गया, यहाँ वाला ऐसे, यहाँ वाला ऐसे, इस तरह से अंदर में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन जाएंगे। 3 है, वही 3 वाला देखो यहाँ दिख रहा है ऐसे, कि भाई इसको निकलने का मौका ही नहीं मिला फर्स्ट वाले के बाद, दूसरा आ गया, दूसरे ने पकड़ लिया, तो ये ऐसे फील्ड लाइन अब बाद में निकलेगा, लास्ट में निकलेगा ऐसे, यहाँ से निकल के फिर यहाँ से एंटर करेगा। बोलो समझ में आ रहा है? अकेला लूप हो तो ऐसा निकल के वापस आ जाएगा, 2 हैं तो भाई वो इसको कैप्चर कर लेगा, तीसरा जो है ये। अब ये पास ले आएंगे तो ये जो बेंडिंग दिख रहा है ना वो भी नहीं दिख पाएगा, वो स्ट्रेट हो जाएगा। बिल्कुल पास ले आएंगे इसकी तरह, देखो पास ले आए तो बिल्कुल स्ट्रेट हो गया यहाँ पे, और पास लाओगे और स्ट्रेट हो जाएंगे। ये बात कुछ समझ में आ रहा है? अब मैं एनिमेशन को एक बार दिखाता हूँ, तब शायद आपको ज़्यादा समझ में आए। देखो जैसे जैसे पास आ रहा है इसका क्या हाल हो रहा है वो ज़रा देखो।
इसका रिपीट कर देता हूँ मैं। 1 मिनट भैया, उधर क्यों चले जा रहे हो? हाँ, ये देखो अब क्या क्या हो रहा है वो ज़रा देखो। जब ये एक लूप था, अब 3 लूप हुआ। अब देखो गैप बढ़ा रहे हैं इधर से, और दूसरे और भी ज़्यादा रिंग और ले आए, तो इससे बन गया हमारा टोरॉइड। देख रहे हो कितना रिंग डाल दिए, तो टोरॉइड बन गया, तो बाहर निकलने का कोई मौका नहीं, सब अंदर ही रह गया। तो टोरॉइड में फील्ड कैसा होता है वो ज़रा हम लोग समझना चाहेंगे अगर। तो टोरॉइड में जो फील्ड होगा, ये जैसे बन रहा है सोलेनॉइड के अंदर ही रह जाएगा। ध्यान से देखना भाई, अगर मैं बात करूं सोलेनॉइड की ऊपर, अगर ये सोलेनॉइड है, स्प्रिंग है, करंट कैरिंग स्प्रिंग, तो यहाँ पे तो 3 दिखाया मैंने, तो इसमें क्या होगा कि ये वाला बाहर निकलने की कोशिश भी करेगा, नहीं निकल पाएगा, और ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट रह जाएगा, और ये भी ऑलमोस्ट स्ट्रेट रहेगा। बीच वाला तो रहता ही है, उसका तो राइट ही है, लेकिन ये एंड वाला भी निकल नहीं पाता क्योंकि इतने क्लोज हैं ये दूसरे लूप्स जो हैं। और ये इस तरह से लूप लास्ट वाला ऐसे निकल के आता है, और ये वाला ऐसे निकल के आता है, और ये स्ट्रेट चला जाता है, ये वाला ऐसे आएगा। तो इस तरह से जो मैग्नेट का फील्ड होता है ना, जिस तरह से, वैसे ही ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड का फील्ड होता है। करंट कैरिंग सोलेनॉइड और मैग्नेट का आगे चैप्टर में जब आप पढ़ोगे, चैप्टर 5 में, तो दोनों आइडेंटिकल होते हैं। करंट कैरिंग जो सोलेनॉइड है एंड बार मैग्नेट, इन दोनों के मैग्नेटिक फील्ड सेम होते हैं, सेम तरह से होते हैं। एक लूप का देखा ऐसा, 2 लूप आ गया तो निकलने नहीं दिया, 3 लूप आया तो ये थोड़ा थोड़ा बेंड होता हुआ निकला, क्योंकि गैप ज़्यादा है। गैप ज़्यादा है तो बेंडिंग ज़्यादा दिखेगा तुम्हें, लेकिन जब गैप कम हो जाएगा कोई बेंडिंग नहीं दिखेगा, स्ट्रेट हो जाएगा। तो वैसे ही जब करंट कैरिंग सोलेनॉइड होगा तो अंदर में स्ट्रेट रह जाएगा, और ऑलमोस्ट अंदर में मिलेगा हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अंदर में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, और इसको एम्पियर्स लॉ से हमें कैलकुलेट करना है, एप्लीकेशन नंबर 4। और टोरॉइड के अंदर, ये जो टोरॉइड बन रहा है, देखो अभी बन रहा है टोरॉइड, इस टोरॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड सेट हो गया उसको फील्ड निकालना है, वो है एप्लीकेशन नंबर 5। कुछ समझ में आया? ये टोरॉइड है। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? डाउट? ठीक है भाई ऐसा करो, माइक को ऑफ रखो अर्नव, माइक को ऑफ रखो, जब बोलना हो तभी ऑन करो, डिस्टर्ब ना करो। ये बात कुछ क्लियर हुआ तुम्हें कि ये देखो, जब ये बड़े सारे लूप्स आ गए पास पास तो ये बन गया टोरॉइड, इसको बोलते हैं टोरॉइड। इसका फील्ड निकालना है। कैसे टोरॉइड का फॉर्मेशन हो रहा है वो देख रहे हो, फील्ड किस तरह से निकल रहे हैं। जब पास आते हैं तो बाहर नहीं निकल पाते, वो कन्फाइंड रह जाते हैं। अभी देखो स्टार्टिंग में जब दूर दूर थे तो फील्ड निकल रहा था, अब देखो बेंड होकर के इसमें एंटर करके देखो, जितने ज़्यादा होंगे लूप्स उतना ही अंदर अंदर ही रह जाएगा। इसको बोला टोरॉइड। ठीक है भाई, तो टोरॉइड समझ गए। अब ये जो आएगा ये भी हमारा देखो फील्ड ऐसा ही रहता है। इसका फील्ड करंट कैरिंग रिंग का फील्ड इस तरह से बनता है। ये दिख रहा होगा तुम्हें फील्ड, बीच बीच में जो चेंज हो रहा है। करंट कैरिंग रिंग का फील्ड इस तरह से दिखा, भुवनेश दिख रहा है फील्ड। ये है स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का, यह है स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का फील्ड। देख रहे हो करंट ऐसे जा रहा है तो इसका फील्ड ऐसे बन रहा है, इस डायरेक्शन में है तो ऐसे बन रहा है फील्ड। यह है करंट का डायरेक्शन, ये करंट का डायरेक्शन है तो उस हिसाब से बन रहा है। अरे इसको हटाओ भाई। ये सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड है। देखो सोलेनॉइड का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये दिखा रहा है, और ये आई से करंट को दिखा रहे हैं। ये है सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड जिसको हमें कैलकुलेट करने हैं एप्लीकेशन नंबर 4 में।
ये टोरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड है, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे अभी थोड़ी देर में, आज ही करेंगे। और ये तो मैग्नेट EMI चैप्टर 6 का आ गया। ये करंट कैरिंग वायर, ये देखो करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड ये कंपास निडल से दिखा रहा है कि चेंज हो रहा है कंपास निडल। ये ओस्टेड एक्सपेरिमेंट का है बस। देखो ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड, करंट कैरिंग सोलेनॉइड जल्दी से लिखा जाए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड, इसको हम लोग समझा जाए। ठीक है, तो देखो भाई सोलेनॉइड हम लोगों ने बनाया। सोलेनॉइड होता क्या है भाई, तो करंट कैरिंग स्प्रिंग समझ सकते हो, करंट कैरिंग मेटालिक स्प्रिंग। कंडक्टिंग स्प्रिंग तो होना ही चाहिए भाई, कंडक्टिंग स्प्रिंग कहने का मतलब है कंडक्टिंग स्प्रिंग। तो भाई ये है सोलेनॉइड तुम्हारा। तो इस सोलेनॉइड में हम लोगों ने करंट पास कराया। अब इसके अंदर तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये आपको पता लग चुका है कि इसके अंदर का जो फील्ड होगा वो इस तरह से यूनिफॉर्म होगा। और ध्यान देना, जो इम्पॉर्टेंट बात है समझने की वो भी हम लोग समझेंगे। ये ऐसे चला, ऐसे चलो भाई, ये वाला ऐसे चलेगा, फिर एक और मैग्नेटिक फील्ड दिखाया ऐसे, और ये वाला दिखाया, बीच बीच वाला है ये, सेंटर से समझो सोलेनॉइड के एक्सिस से जा रहा है, ये यूनिफॉर्म स्ट्रेट दिखाया। फिर ये वाला दिखाएंगे तो ऐसे दिखाएंगे, ऐसे, और ये वाला फिर दिखाएंगे ऐसे, और ये वाला दिखाया ये इस तरह से। ये इस तरह से सोलेनॉइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसमें तुम्हें ध्यान क्या देने हैं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, सबको डायग्राम क्लियर हो गया होगा कि अंदर में कैसे यूनिफॉर्म फील्ड हुआ। बिकॉज मेनी टर्म्स हैं लेकिन वो पास पास क्लोज हैं, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड बाहर नहीं निकल पाता, तब तक दूसरा कैप्चर कर लेता है, फिर निकलने की टेंडेंसी तब तक तीसरा कैप्चर कर लेता है, इस तरह से लास्ट वाला ही निकाल पाता है। तो ये पता लगा अंदर में यूनिफॉर्म फील्ड है। एक फैक्ट और जानना है कि सोलेनॉइड के लेटरली आउटसाइड, लेटरली आउटसाइड मतलब साइड में, सोलेनॉइड तो ये है, इसके लेटरली साइड में आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है जीरो, मैग्नेटिक फील्ड होता है जीरो। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये फील्ड तो निकलने ही नहीं दिया। अगर गैप रहता तो थोड़ा निकलता तो फील्ड बनता, निकलने ही नहीं दिया। अब ये लास्ट में निकल करके आएगा, तो ऐसा थोड़ी होता है कि यहाँ से आकर के ऐसे बेंड हो जाए और ऐसे बेंड हो करके और इसमें यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड सेट हो जाए। स्मूथ कर्व होता है, इसलिए जब ये स्मूथ होकर बेंड होकर वापस उस एंड पे जाना है तो ये स्मूथली बेंड होगा, फिर ये वापस यहाँ स्मूथली बेंड होकर आएगा, तो यहाँ लेटरली आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड जीरो रहेगा। ये बात क्लियर हुआ? बोलो, अरे बोलो भाई। लेटरली आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, ये एक सोलेनॉइड का फैक्ट है, वो ध्यान रखना है। और हमें निकालना है ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर में सेट है, वो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। इसका जो रिजल्ट आएगा फाइनली कि अंदर में जो फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। एन क्या है भाई, तो स्मॉल एन कुछ पैरामीटर्स हैं जो हम लोग को ध्यान रखने पड़ेंगे। स्मॉल एन है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। नंबर, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न एन है और लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड अगर एल है, कैपिटल एल कर देता हूँ, कैपिटल एल है, तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ बना स्मॉल एन। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आप भी चाहो तो साथ साथ लिखो, पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। और एक और होता है इसका रेडियस, बट रेडियस का अभी काम नहीं आने हैं, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ का काम आने हैं। इसमें हम लोगों ने क्या किया, आई करंट सेंड किया। आई करंट सेंड किया तो यहाँ से फिर आई करंट लेके अपना निकल जाएगा, ये कोई बात नहीं। स्प्रिंग है, करंट कैरिंग स्प्रिंग है, समझो, इसी को सोलेनॉइड बोलते हैं फिजिक्स में। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर में यूनिफॉर्म है, वो निकालने हैं, तो यूजिंग एम्पियर्स लॉ हम लोग काम ये कर पाएंगे।
तो एम्पियर्स लूप मैं लिखता हूँ। एम्पियर्स लूप कैसा लेंगे, तो भाई फील्ड देख करके लूप लेते हैं, याद होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड देख के गॉसियन सरफेस, मैग्नेटिक फील्ड देख करके करंट कैरिंग। मैग्नेटिक फील्ड जब वायर ने प्रोड्यूस कर दिया है तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस है वो नेचर देख करके हम लोग एम्पियरियन लूप लेंगे, सच दैट कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड एंड डीएल जो लेंगे एम्पियर्स लॉ लिखने के लिए पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ पे जो सुटेबल एम्पियर्स लूप होगा वो क्या होगा, जब ऐसा करंट कैरिंग वायर था तब तो सर्कुलर फील्ड बनता था, सर्कुलर ही लूप ले लिए, सच डैट कि हर डीएल के लिए 0 0 0 एंगल आता रहा। लेकिन अभी यूनिफॉर्म फील्ड है, कैसा ले एम्पियर्स लूप। तो एम्पियर्स लूप लेने में यहाँ चालाकी करने हैं, और एम्पियर्स लूप तुम्हें लेने होंगे रेक्टेंगुलर। ये रेक्टेंगुलर एम्पियर्स लूप ले रहा हूँ। वेल इनसाइड हमें मतलब सोलेनॉइड के एंड पे नहीं निकालना है, अंदर में निकालना है। वेल इनसाइड पॉइंट पे निकाल रहे हैं। यहाँ पे हमने एम्पियर्स लूप ऐसे लिया, डीएल ऐसे करेंगे, डीएल डीएल। तो भैया यहाँ जिधर डीएल है उधर ही तो बी है, जिधर डीएल है उधर ही बी है, तो डीएल डीएल करेंगे, इजीली बी डॉट डीएल निकलेगा। इधर वाले में डीएल ऐसे होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड हमारा राइट वर्ड है तो 90 डिग्री हो जाएगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे भी 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे भी ऐसे। तो जब डीएल ऐसे चलेगा तो हमारा ये 90 डिग्री हो जाएगा, कोई बात नहीं है। फिर डीएल करते हुए यहाँ आएंगे, डीएल करते हुए यहाँ आएंगे, यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है इसलिए 0 डॉट डीएल होता रहेगा, 0 डॉट डीएल होता रहेगा। यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 ही है, 0 डॉट डीएल रहेगा। लेकिन यहाँ जब आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड तो राइट वर्ड है लेकिन डीएल डाउनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड राइट वर्ड है, डीएल डाउनवर्ड है, कोई बात नहीं है। परपेंडिकुलर ही तो है, परपेंडिकुलर हो चाहे पैरेलल हो, आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने एम्पियर्स लूप ऐसा लिया और इसको हम लोग नाम दे दिए ABCD। ये एम्पियर्स लूप लिया जिसका लेंथ है एम्पियर्स लूप का स्मॉल l, ऐसा ले लेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया भाई कैसा एम्पियर्स लूप लिया। रेक्टेंगुलर एम्पियर्स लूप लिया जिसमें कि एक वाला जो हमारा BC है, BC में तो B डॉट DL cos 0 डिग्री, यहाँ पे थीटा का वैल्यू 0 डिग्री यूज़ होगा। तो मैं यहाँ पे अब स्टेटमेंट लिखूँगा B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज। ध्यान देना भाई इस एप्लीकेशन को। तो ये क्या हो गया, तो B का वैल्यू लिखेंगे, B का वैल्यू इसमें हम लोग एक बार में नहीं निकाल पाएंगे, इसको 4 पार्ट करने पड़ेंगे, इधर 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 इधर। ये एप्लीकेशन फटाफट देखो। इसको क्या करेंगे भाई, तो इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर देना। इसलिए नेक्स्ट स्टेप में जो मैं लिखूंगा वो इस तरह से लिख लेंगे कि सबसे पहले A से B जाते हैं। चलो भाई A से B जाते हैं और B डॉट DL काउंट करेंगे। A टू B के लिए B डॉट DL काउंट करेंगे, प्लस B डॉट DL काउंट करेंगे इस बार B टू C के लिए, तो B टू C जाएंगे, उसके लिए B डॉट DL। सर्कल नहीं डाल सकते यहाँ पे क्योंकि B से C गए, बस इतना ही है, इससे लूप थोड़ी बन रहा है। जब ये सब सम हो जाएगा चारों तब लूप बनेंगे, इसलिए यहाँ तो सर्कल डाल सकते हैं बट यहाँ नीचे सर्कल नहीं डाल रहे हैं क्योंकि इधर वाला पार्ट अलग, इधर वाला पार्ट अलग। और फिर B डॉट DL करेंगे किसके लिए भाई, तो फिर ये सर्कल नहीं डालने हैं। फिर B डॉट DL करेंगे CD के लिए, C टू D जाएंगे, और फिर B डॉट DL करेंगे सर्कल बिना डाले हुए D से वापस A की तरफ, D से A की तरफ, ऐसा करेंगे। एंड दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करेंट इनक्लोज्ड। बोलो भाई ठीक है यहाँ तक। अब 2 सेंटेंस रह गए हैं, आराम से हम लोग कर लेंगे, अभी करके ही इसको छुट्टी करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। चलो, तो ये B डॉट DL इसके लिए निकाल रहे हैं, A से B के लिए। बताओ भाई A से B के लिए तो 0 हो जाएगा, क्यों 0 डॉट DL मतलब इसके 2 रीज़न हो गए। एक तो सबसे पहले जो रीज़न आएगा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड ही भैया 0 है, मैं क्या करूँ, ये हाफ पोर्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है, इधर वाले पोर्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड 0 है, अदर और अंदर वाले में जब चले आए तो फिर हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है लेकिन परपेंडिकुलर टू DL मिल रहा है, क्या करें। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मिल रहा है तो हमारा 0 हो जा रहा है। तो ये 0 हो गया, प्लस अब ये B से C जा रहे हैं, ये तो समझ में आया ना।
दो रीज़न हुए भैया, यहाँ से यहाँ जाने में दो रीज़न हुए जीरो होने के। बाहर वाले पॉइंट के लिए, आउटसाइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड जीरो है इसलिए, और अंदर में जब लूप के अंदर चले आए हैं, सोलेनॉइड के अंदर चले आए हैं, तो उसके लिए परपेंडिकुलर मिला इसलिए जीरो हो गया। ठीक है भाई, अब इसके अंदर जब बी से सी जाएंगे तो बी उधर ही है, DL उधर ही है, cos 0 डिग्री मिलता ही रहेगा पूरे बी से सी के लिए, पूरे के लिए हमें ऐसा ही मिलता रहेगा। ठीक है भैया, और अब यहाँ से यहाँ जाएंगे फिर जीरो मिलेगा। जीरो क्यों मिलेगा? दो रीजन। पहले क्या मिलेगा? पहले बी परपेंडिकुलर वाला मिल रहा है, परपेंडिकुलर टू DL है तो कॉस डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, कॉस थीटा जीरो। और बाद में क्या मिल रहा है? तो बाद में जब बाहर निकल गए तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो मिल रहा है। बिल्कुल ठीक बात है भाई। और उसके बाद वाला D to A वापस जाएंगे तो कितना मिलेगा? बोलो, फिर जीरो मिलेगा। क्यों भाई? इस पूरे D to A में तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, तो इसका तो लॉजिक क्लियर है कि मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो है, तो मैं क्या करूँगा भाई? तो ये हो गया, चारों मिला करके हमारा ये बन गया राउंड ट्रिप में। और म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज लिखने हैं अब। तो भैया करंट इनक्लोज लिखो। करंट इनक्लोज में कितना? तो यहाँ पे एक लूप आया तो एक बार समझो ये वाला एम्पियर्स लूप है, एक लूप निकला I करंट, फिर ये 10 जाके फिर वो I करंट, मतलब 10 बार निकला तो I इस एम्पियर्स लूप के अंदर से I निकला, फिर इधर से आकर के फिर से I, 2I हो गया, 3I हो गया, सब I निकल रहे हैं। तो 4 लूप हैं तो 4I, 5 लूप हैं तो 5I प्लस I करते जाएंगे, यानी कि N लूप हैं तो NI। जितने लूप इस एम्पियर्स लूप के अंदर आए, जितने भी टर्न आए, सबके एक एक बार I आएंगे। I निकला यहाँ से, फिर ऐसे गया, वो काउंट नहीं होने हैं। जो अंदर से आएगा काउंट होने हैं, तो I, फिर दूसरा I, तीसरा I, फोर्थ I, फिफ्थ I, जितने नंबर ऑफ टर्न रहेंगे उतना I। तो इसलिए कितने हो जाएंगे भाई? तो यहाँ ध्यान से ज़रा लिखने की ज़रूरत है, यहाँ समझने की ज़रूरत है। कितने I? तो जितने नंबर ऑफ टर्न हैं उतने I। कितने नंबर ऑफ टर्न हैं भाई? तो N टर्न हैं, N टर्न है पर यूनिट लेंथ में, N टर्न है पर यूनिट लेंथ में। तो हमारा नंबर ऑफ टर्न इस एम्पियर्स लूप के अंदर कितना आएगा? तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ, यही हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्न इस एम्पियर्स लूप के अंदर। क्योंकि यूनिट लेंथ में स्मॉल n टर्न है, यूनिट लेंथ में स्मॉल n टर्न है, यूनिट लेंथ में स्मॉल n टर्न है, तो 2 मीटर में 2L टर्न होगा, 2N, और 3 मीटर में 3N, और L मीटर में LN। ये हो गया नंबर ऑफ टर्न। बस एक ही सेंटेंस रह गया भाई, नंबर ऑफ टर्न्स इनसाइड द एम्पियर्स लूप, इनसाइड द एम्पियर्स लूप। तो ये हो जाएगा कितना? तो भाई ये हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, स्मॉल n इंटू L, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, और एक टर्न में I करंट। तो 10 टर्न अगर आए हैं तो 10I, अगर 15 टर्न इसके अंदर से पास किए हैं तो 15I हो जाएगा, 15 इंटू I। ये है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न है, और ये एक टर्न में I है। अगर 2 ही बार आता, 2 ही लूप आता तो I प्लस I 2I होता, 3 लूप आता तो 3I, 4 लूप होता 4I, NL टर्न है तो NLI, NL टर्न इसके अंदर से नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ स्मॉल n था, और L लेंथ का ये एम्पियर्स लूप लिया है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने मिलेंगे भाई? तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न मिलेंगे NL, L लेंथ में NL, 1 मिनट में N, 1 मीटर में इतना। तो चलो ये मिल गया, अब बस यहाँ से काम हो गया। बोलो भाई इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो बता दो। B का वैल्यू बाहर आ गया, DL 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 ऐड करेंगे, DL 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 ये बताओ ऐड करेंगे कितना मिलेगा? ये वाला DL 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 ऐड करेंगे तो L ही तो मिलेगा हमें, यहीं से यहीं तो कर रहे हैं। ये कहाँ से कहाँ कर रहे हैं? B से C कर रहे हैं भाई, B से C, तो L मिलेगा। ठीक है भाई, cos 0 तो 1 हो गया, ये 0 0 0 ही है, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू NL इंटू I। अब देखो इसमें से कैंसिल क्या होगा? तो L कैंसिल हो जाएंगे, और B का वैल्यू आ गया आंसर, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। ये हो गया तुम्हारा रिजल्ट। एम्पियर सर्किटल लॉ यूज़ करके सोलेनॉइड के अंदर का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने निकाल लिया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया म्यू नॉट NI, यही हमारा रिजल्ट है।
रिजल्ट है या फॉर्मूला है, ऐसा समझ सकते हैं। आपको ये फॉर्मूला की तरह याद रखने हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड क्या होगा, तो म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इंटू आई करंट कैरिंग। अगर करंट जीरो कर दोगे तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा।